वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए समान अध्ययन का 100 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1915 में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी बम्बई में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में बम्बई में की गई थी। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? पहला है डलहौजी की वैयक्तिक नीति, यह तो दोस्तों शामिल थी। अगला है अंग्रेज़ों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, यह भी दोस्तों शामिल था। अगला है सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, यह भी दोस्तों शामिल था। अगला है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, यह भी दोस्तों सम्मिलित था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा था 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों यह चारों के चारों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राममोहन राय के बारे में कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 जो कि सही दिए गए हैं। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की थी। इन्होंने शास्त्रों की प्रभु सत्ता को अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? रेड क्लिफ समिति नियुक्त की गई थी भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत के केरल राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कोट की सहायता से उत्तर का चयन करें। आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। चलिए देखते हैं। क्रिस मिशन आया था दोस्तों 1942 में। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। इसके बाद बेबल योजना 1945 में और माउंटबेटन योजना 1947 में। चलिए इसका मिलान कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा क्रिस मिशन जो कि 1942 में आया था। फिर इसके बाद हो जाएगा वेबल योजना जो कि 1945 में आया था। फिर इसके बाद हो जाएगा कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था। और लास्ट माउंटबेटन योजना जो कि 1947 में आया था। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक लिखी गई है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था? दासता को अपराध घोषित किया गया था 1860 में। अगला प्रश्न है,
जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था ठक्कर बापा ने। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा संबंधी था? तो दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था? तो दोस्तों, वह अखबार है द इंडियन नेशन, जिसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा 1931 ईस्वी में द इंडियन नेशन नामक अखबार का प्रकाशन पटना से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे? सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों, वह स्थान था बनारस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचार पत्र में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित समाचार पत्र हो जाएगा वर्तमान राजनीति, वंदे मातरम, संध्या तथा युगांतर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मौरिसबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है? तो दोस्तों, मौरिसबर्ग कांड का संबंध महात्मा गांधी से है, ऑप्शन नंबर डी। डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में 1893 में पीटर मॉरिसबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को रंगभेद की नीति के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया। इसी को मॉरिसबर्ग घटना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था जब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, उपरोक्त कथन का संबंध है असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे? तो दोस्तों, अंतरिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था?
तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस की गोलियों से शिकार हुए थे? तो दोस्तों वह थे फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हुए थे। अगला प्रश्न है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार में लोटा विद्रोह हुआ था मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है एडवर्ड थॉमस ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों नवपाषाण युग के गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं बुर्जहोम से तथा गुप्तकराल से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथन को चुनें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3। पहला है परगना सिकदार के अधिकार में होता था। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है मुंशी भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था, बिल्कुल सही है। शेर शाह ने सोने चांदी और तांबा के सिक्के चलाए, यह भी दोस्तों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अकबर के शासनकाल में बिहार 7 सरकारों में विभाजित था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? तो दोस्तों अकबर द्वारा किए गए सबसे अंत में कार्य हो जाएगा राजधानी लाहौर स्थानांतरित, जो कि 1585 में की गई थी। दीन इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। मजहर की घोषणा की गई थी 1579 में और इलाही सम्मत की शुरुआत की गई थी 1583 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद जो गद एवं पद दोनों में है? गद एवं पद दोनों में है वह वेद है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह चारों के चारों सुमेलित दिए गए हैं। नासिक अभिलेख जो कि गौतमीपुत्र बलसरी से संबंधित है, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है, जूनागढ़ अभिलेख अस्कनगुप्त से संबंधित है तथा ग्वालियर अभिलेख प्रत्याहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यणी कहा गया है? तो दोस्तों ऋग्वेद काल में हिरण्यणी कहा गया है सिंधु नदी को। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी था
जमाली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्याय प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो दोस्तों, पर्याय प्रशस्ति के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय का। बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। पर्याय प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था। मौर्योत्तर काल में अग्रहार का आशय होता था ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि से। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो दोस्तों, सातवाहन वंश के यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह चारों के चारों सुमेलित दिए गए हैं। अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी राजगीर, काशी की राजधानी थी वाराणसी तथा कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में सावा कामी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की थी सीबीएसई ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है नितिन राकेश और जेरी विंड को। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का परसेंट है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का परसेंट है 51.91%। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है उड़ीसा राज्य सरकार, जिसने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्न में से कौन था? तो दोस्तों, शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला था नालंदा। अगला प्रश्न है, बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में कितनी थी?
तो दोस्तों बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2020-21 में थी 2.5%। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों बिहान की शुरुआत की गई है कृषि विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है, 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है ढाका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना है रामागुंडम तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है उड़ीसा के राउरकेला में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों वह देश है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो दोस्तों भारत की तरफ से भाग लिया था एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया गया है असम सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत। भारत देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है तमिलनाडु राज्य सरकार। तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय था बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। अगला प्रश्न है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में
बिहार का स्थान क्या था? तो दोस्तों बिहार का स्थान था 22वां स्थान। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन हैं? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक हैं जयतीर्थ राव। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है उड़ीसा के बालासोर में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल के तख्ता पलट के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है मुल्ला हसन अखुंद को। मुल्ला हसन अखुंद को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर अपराधिक घोषित किया है? तो दोस्तों वह देश है मैक्सिको। मैक्सिको देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर अपराधिक घोषित किया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? तो वह राज्य है अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस मनाया गया 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना है जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? तो दोस्तों वह जिला है पूर्णिया जिला। बिहार के पूर्णिया देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया है जहां सभी 230 पंचायतों में शिक्षा विभाग की सहायता से पुस्तकालय खोले गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों वह स्थान है मोकामा। बिहार सरकार ने मोकामा स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम बनाया जाएगा बक्सर तथा कैमूर में। अगला प्रश्न है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार स्थित है तुर्की देश में। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है नई दिल्ली सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। अगला प्रश्न है, बमाको निम्न में से किस देश की राजधानी है? बमाको राजधानी है माली देश की। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है? फ्रांस को ब्रिटेन से अलग करती है डोवर जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। डोवर जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह स्थान है हरिद्वार, जो कि बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है, जबकि मनाली, कुल्लू तथा दार्जिलिंग यह तीनों स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत है अनाईमुदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल 17 ऐसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि कजरी कहाँ स्थित है? केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? तो दोस्तों भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.84% है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का सर्वाधिक सिंचित भंडार किस देश में है? बॉक्साइट का सर्वाधिक सिंचित भंडार है गिनी देश में, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया देश में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए देखते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 3 से राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जो कि जोरहाट में है असम के। बी का मिलान हो जाएगा 1 से राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है। सी का मिलान हो जाएगा 2 से राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केरल के कोट्टायम में स्थित है। तथा डी का मिलान हो जाएगा 4 से राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, सही मिलान करें। चलिए देखते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से वेग का आयाम होता है Lt-1। बी का मिलान हो जाएगा 1 से बल का आयाम Mlt-2 होता है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से कार का आयाम होता है
ml²T-2 और D का मिलान हो जाएगा 4 से। संवेग का आयाम mLT-1 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है ईंधन का जलना तथा लोहे का जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 और 4। अगला प्रश्न है, यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बदल जाएगी। तो दोस्तों इसमें वजन बदल जाएगी। अगला प्रश्न है, सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व कौन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है कार्बन। अगला प्रश्न है, किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किससे प्राप्त की जाती है। उच्चतम कैलोरी प्राप्त की जाती है वसा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है। तो दोस्तों पत्ती का भाग नहीं है, वह है पुंकेसर। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 2 हड्डी मिलती है। तो दोस्तों वह स्थान जहां 2 हड्डियां मिलती है वह है जोड़ यानी कि ज्वाइंट। अगला प्रश्न है, खोखली हड्डियां किसकी विशेषता होती है। खोखली हड्डियां विशेषता होती है पक्षी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस है। तो दोस्तों इसमें नोबल गैस हो जाएगी हाइड्रोजन, हीलियम, रेडोन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्षारण के उदाहरण हैं। तो दोस्तों संक्षारण के उदाहरण हो जाएगा लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कोशिका के निम्न में से किस अंग में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं नाभिक में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय से। ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है। थैंक यू।